बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो अपना लेक्चर था उसका पार्ट 2 उसके ऊपर हम बात करेंगे और वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो पोजेसन है वो हासिल करना कैसे किया जा सकता है। और अगर कब्ज़ा माफिया या जो कब्ज़ा ग्रुप हैं वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर काबिज़ हो जाएं तो आपके पास कानून में कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं कि आप जाएं और आप अपना कब्ज़ा वापस हासिल कर सकें। मैंने मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जो पहला इसका पार्ट है उसको दोबारा लगाऊंगा ताकि आप लोगों के आपको दोबारा आसानी हो कि जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं सुना था वो उसको सुन सकें। और वो इसलिए ज़रूरी है कि आपके इल्म में हो कि प्रॉपर्टी पे अगर कोई कब्ज़ा करता है तो वो किस तरह का कब्ज़ा है और उसके लिए आप किस अदालत में जा सकते हैं। गलत फोरम पर जाएंगे आप 10 साल, मैं आपको मिसाल देता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक केस फाइल किया और उसमें ये मौक़िफ़ लिया गया कि ये जो प्रॉपर्टी है पंजाब यूनिवर्सिटी की उसके ऊपर गलत तरीके से कब्ज़ा किया गया है और 10 साल हो गए थे। ये रिट पिटीशन थी जो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, जिसके ऊपर एक दिन पहले जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने फैसला सुनाया है और 10 साल के बाद वो रिट इस बुनियाद पर खारिज कर दी है कि वो प्रॉपर फोरम पर उन्होंने दरख्वास्त फाइल नहीं की और वो जो रेमेडी है वो उनके पास सिविल कोर्ट में अवेलेबल थी। वो रिकवरी ऑफ पोजेसन का सूट फाइल करते ना कि डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट फाइल करते। 10 साल जिस काम के ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी ने लगाए वो 10 साल के बाद ज़ीरो पर आकर खड़े हो गए। अब जब 10 साल के बाद वो वहाँ पर जाएंगे सिविल दावा करने तो वहाँ पर फिर लिमिटेशन का सवाल आएगा और जो रॉन्ग फोरम पर कोई दरख्वास्त फाइल करनी है या कोई दावा फाइल करना है वो कोई एक्सेप्शन नहीं देता या वो कोई ऐसी ग्राउंड नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि जो लिमिटेशन का टाइम है वो उसमें एक्सक्लूड हो जाए। ऐसा नहीं होता, आपको रीज़न कोई स्ट्रॉन्ग देनी पड़ेगी। इसलिए आपके इल्म में हो कि अगर किसी ने प्रॉपर्टी ऊपर आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, कोई आपको कब्ज़ा नहीं दे रहा, किसी इंडिविजुअल ने आपका कब्ज़ा ले लिया है, वो सारी जो इंडिविजुअल मामलात हैं वो सारे आपको पार्ट 1 में मिलेंगे। आज हम बात करें कब्ज़ा माफिया की और जो कब्ज़ा ग्रुप हैं, जैसे लाहौर में इतने ज़्यादा कब्ज़ा माफियाज हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ केसेस हम देखते हैं, उसके लिए हमारे फौजदारी कानून में भी इसकी रेमेडी मिलती है। एक तो 2005 का इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है जो मैं समझता हूँ कि मुशर्रफ के अच्छे कामों में एक काम ये है कि वो एक इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 देकर गए हैं और वो ऐसा अहम एक एक्ट है और हमारे लोगों को अभी उसकी नो नहीं है, लोगों को उसका नॉलेज नहीं है, उसके बारे में उनको इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये भी कोई रेमेडी है जो ली जा सकती है। तो फौजदारी कानून में 2 रेमेडीज़ हैं। एक तो ये है कि सेक्शन 145 है उसका भी इस्तगासा फाइल होता है। सेक्शन 145 का ये हमारे यहाँ उर्फ़ आम में छोटी अदालतों में एक टर्म यूज़ होती है 145 की दरख्वास्त, 145 ज़वाद फ़े की दरख्वास्त। ये जो सेक्शन 145 CRPC है ये हमें ये रेमेडी देता है कि एक प्रॉपर्टी है, मैं कहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, बी कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और उस प्रॉपर्टी की इबादत दोनों प्रॉपर्टियों में हाथापाई हो जाती है, उनकी आपस में वहाँ पर लड़ाई हो जाती है या उनकी लड़ाई नहीं होती लेकिन थ्रेट, एक डेंजर आ जाता है कि इनकी लड़ाई हो सकती है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इनकी लड़ाई हो सकती है। उस प्रॉपर्टी के कब्ज़ा के डिस्प्यूट पर जब दो जो पार्टीज़ हैं उनका आपस में फड्डा हो जाए और वो जो नौबत है वो लड़ाई में आ जाए और लड़ाई होने लगे तो ऐसे में जो मुतलका SHO होते हैं वो मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देते हैं या एक पार्टी दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त फाइल करती है इलाका मजिस्ट्रेट के पास और उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है। वो सेक्शन 145 CRPC के तहत वो दरख्वास्त फाइल की जाती है, उसको इस्तगासा भी कहते हैं। उसमें यह कहा जाता है कि ये हमारी जगह है और इसके ऊपर ये गैर कानूनी तरीके से काबिज़ हैं और ना सिर्फ काबिज़ हैं बल्कि ये वहाँ पर हमारा जो पीस है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें धमकियाँ देते हैं, हमारे ऊपर जो है वो इन्होंने हमला करने की कोशिश की है या हमारे ऊपर ये हमला करने की नीयत रखते हैं। एक तो हमारी जगह पर कब्ज़ा किया हुआ है, दूसरा ये हमें थ्रेट करते हैं और हमें ये हमारे लिए हमारा जो इस इन्वायरमेंट है या जो वो एरिया है उसका पीस डिस्टर्ब हो सकता है। तो 145 के तहत वो जाएंगे और 145 में अदालत पहले पुलिस से रिपोर्ट तलब करेगी, पुलिस रिपोर्ट में ये बताएगी
कि यहाँ पर अमन को ख़तरा है, अमन आमा को ख़तरा है, यहाँ पर लड़ाई हो सकती है, कब्ज़ा को लेकर यहाँ पर कोई फड्डा हो सकता है, क्योंकि जो सिविल रेमेडी है वहाँ पे आपको इस लड़ाई से तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन जो क्रिमिनल मैटर्स हैं इसमें आपको लड़ाई से बचाया जा सकता है। अदालत दोनों पार्टियों को तलब करती है और तलब करने के बाद दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ सुनती है। जिसका वहाँ पर जो है वो कब्ज़ा था उसको ये कहा जाता है, जिसका कानूनी वहाँ पर कब्ज़ा था उसको ये कहा जाता है कि आपका वो कब्ज़ा बरकरार रहेगा। और दूसरी पार्टी को ये कहा जाता है कि अगर आपकी कोई टाइटल है आपके पास या आपका कोई राइट बनता है इस प्रॉपर्टी या इसके कब्ज़ा के हवाले से, तो आप जाएँ सिविल कोर्ट जाके आप अपना जो कब्ज़ा है वो हासिल करें। ये जो तरीका आपने अपनाया है लड़ाई झगड़े का, इसके ज़रिए अगर आप कब्ज़ा हासिल करने की कोशिश करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ फौजदारी कार्रवाई होगी। तो जहाँ पे लड़ाई का ख़तरा है कब्ज़ा की बाबत, तो आप सेक्शन 145 CRPC के तहत रिलीफ ले सकते हैं। अब हम दूसरा जो असल हमारा आज का टॉपिक है वो है इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट। एक बात आप याद रखें कि अगर किसी इंडिविजुअल ने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा किया है, कोई आम आदमी है, जैसे आपने किसी से कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, आपका कोई भाई है या आपका कोई मुश्तरका खाता था, मुश्तरका खाते में कोई ओनर है, को ओनर है, तो वो अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करता है वो इल्लीगल डिस्पोजेशन में नहीं आएगा। इल्लीगल डिस्पोजेशन में हमेशा वो आएगा कि जो शख्स कोई कब्ज़ा माफिया हो या कोई एक ग्रुप हो जो वहाँ पर फेमस हो कि वो लोग गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा करते हैं और वो एक से ज़्यादा लोग हैं, वो पूरा गैंग है और वो गैंग की शक्ल में वो लोगों की ज़मीनों पर नाहक कब्ज़ा करते हैं। उनका ना वहाँ पर कोई तल्लक है, ना उनकी वहाँ पर कोई ज़मीन है, ना उनकी वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी है, और ये सारे और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद जैसे आपका घर है, जैसे आपका कोई प्लाट है, जैसे आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है। तो अगर कोई कब्ज़ा माफिया या जो कोई ग्रुप है जो वहाँ पर फेमस है या कोई गैंग है जो लोगों की, गरीब लोगों की प्रॉपर्टीज़ पर नाजायज़ कब्ज़ा करते हैं, जैसे हमारे यहाँ लाहौर में बड़े बड़े कब्ज़ा माफिया हैं जिनको हमजा शहबाज और ये लोग हेड करते हैं, तो इनके ख़िलाफ़ जब ऐसा कोई शख्स आपकी प्रॉपर्टी, जिसको उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है सिवाय ये कि वो कब्ज़ा माफिया है और वो किराए के ऊपर काम करते हैं और लोगों के कहने पर वो गैंग आता है और वो कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आप इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत, ये 2005 का लॉ है, इसके तहत आप एक इस्तग़ासा फ़ाइल करते हैं, एक प्राइवेट कंप्लेंट, आप डायरेक्ट एक दरख्वास्त लेकर जाते हैं सेशन जज के पास। ये जो इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट है 145 CRPC के तहत जो पहले मैंने आपको बताया, वो दरख्वास्त हमेशा इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाती है। इलाका मजिस्ट्रेट से मुराद ये होता है कि आपको जो थाना लगता है उस थाने की हदूद में उस थाने को डील करने के लिए जो मजिस्ट्रेट होता है वो उसको हम इलाका मजिस्ट्रेट कहते हैं। आप 145 की एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएंगे, लेकिन इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट में आप जाएंगे डायरेक्ट सेशन जज के पास और सेशन जज इसको सुनेगा। इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने कंप्लेंट फाइल की है, आपने साथ अपने गवाहों को अदालत में, हम कहते हैं कर्सरी स्टेटमेंट होना, उनकी जो है वो सरसरी शहादत होगी। उसके बाद अदालत ऑर्डर करेगी मुतलका SHO को। SHO को ये कहा जाएगा कि वो रिपोर्ट लेकर आए कि ये जगह क्या है, वहाँ पर क्या मसला है और इन लोगों का क्या वहाँ पर लेना देना है और क्या ये कब्ज़ा माफिया में आते हैं। मुतलका SHO उसके ऊपर रिपोर्ट बनाकर लाएगा। अब अगर तो वो मुतलका SHO रिपोर्ट कंप्लेनेंट के हक में लेकर आएगा फिर भी ठीक है, अगर वो हक में नहीं लेकर आता और वो दूसरी पार्टी से उसका कोई पैचअप हो जाता है, तो इससे ये मुराद नहीं है कि अदालतें उस SHO की रिपोर्ट की पाबंद हैं। अगर आपके पास ऐसा मटीरियल मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, तो उसकी बुनियाद पर अदालत जो दूसरी पार्टी है उसको बतौर मुल्ज़म तलब कर सकती है। वो अदालत में पेश होंगे, पहले वो अपने मुचलके जमा करवाएंगे, वो अदालत में ज़मानत हासिल करेंगे और उसके बाद केस की समाअत शुरू होगी। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि या तो अदालत ये कह सकती है कि अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा नहीं था, खाली प्लाट पड़ा था, अदालत उस प्रॉपर्टी को अटैच कर देती है, अदालत की वो कस्टडी में वो प्रॉपर्टी रहती है और जब डिसाइड होता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, उसके बाद उसको वो कब्ज़ा मिल जाता है। अगर अदालत ये समझती है कि जो लीगल ओनर है उसका हक बनता है, तो वो दौरान ट्रायल किसी भी स्टेज पर उसको जो लीगल ओनर है उसको कब्ज़ा दिलवा सकती है कि कब्ज़ा आप अपने पास रखें, बाकी केस को हम डिसाइड करेंगे। और तीसरी बात यह है कि अगर अदालत को ये लगता है
कि वो जो लोग हैं वो उसके बावजूद उन्होंने ज़मानत की ली हुई है, ट्रायल पेंडिंग है, उसके बावजूद डिस्टर्ब कर रहे हैं या वो उस बंदे को तंग कर रहे हैं या उस प्रॉपर्टी पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अदालत उनके गिरफ्तारी के भी अहकामात जारी कर सकती है और उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर आप ये अदालत में साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि आप लीगल ओनर थे और वो एक कब्ज़ा ग्रुप था, कब्ज़ा माफिया थे, और ये समरी ट्रायल है, ये दूसरे ट्रायल की तरह नहीं है, ये जल्दी आप अगर आप इसमें कॉन्शियस हैं, आपको अच्छा एक वकील मिल गया है जो ईमानदारी और मेहनत से काम को लेकर चलेगा, तो ये 6-7 माह में आप इसको फाइनली डिसाइड करवा सकते हैं। इतने में अदालत में ये अदालत अगर आप अपनी जो लीगल ओनरशिप है उसको साबित कर लेते हैं और साथ ही आप ये साबित करते हैं कि वो कब्ज़ा माफिया थे और उन्होंने गैर कानूनी तरीके से, नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा किया है, तो अदालत उनको 10 साल की सज़ा सुना सकती है और साथ अदालत आपको कंपनसेट करने के लिए उनके ऊपर बड़ा हैवी फाइन भी लगा सकती है। और ये डेली बेसिस पे केसेस में फैसले हो रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कोई काबिज है, सबसे पहले आपने ये जो दोनों पार्ट हैं इनको सुनना है और ये आइडिया लगाना है कि हमारा केस किस जो है वो किस मरहले पर फॉल करता है या किस सिचुएशन में फॉल करता है। अगर आपको लगता है कि ये सिविल रेमेडी है तो सिविल रेमेडी में भी ये किस लॉ के तहत आप रेमेडी ले सकते हैं, और अगर क्रिमिनल रेमेडी बनती है आपके, आप उसके खिलाफ को फौजदारी कार्रवाई करवाना चाहते हैं तो वो भी आपके पास जो है वो मामला मौजूद है। अब आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी के ऊपर नाजायज़ कब्जा करे तो आपने खामोश नहीं बैठना, बल्कि आपने उसके खिलाफ जाना है प्रॉपर फोरम पर और आपने जाके दरख्वास्त फाइल करनी है और दरख्वास्त फाइल करके आपने रिलीफ लेना है। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।